Hello dear ones. In the previous part of this particular chapter we covered about the kingdom Monera. We also discussed about the different shapes of bacteria and about the bacteria, the prokaryotic cells. Now in this part we are going to discuss about the Protista or the kingdom Protista. Okay, so today's lecture is totally dependent upon the NCERT or NCERT based. So let's talk about the kingdom Protista. All सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा के बारे में, और किंगडम मोनेरा के बारे में हमने जाना था कि यहाँ पर बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया ही आने वाले हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। तो अगर सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमको किसी किंगडम में प्लेस करना है तो हम करेंगे मोनेरा में। लेकिन अगर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक हम प्लेस करना चाहें किसी पर्टिकुलर किंगडम के अंदर तो किंगडम ऑब्वियसली है प्रोटिस्टा। जैसे कि एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है, ऑल सिंगल सेट यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। लेकिन जैसा कि बात करी थी किंगडम मोनेरा के अंदर कि किंगडम मोनेरा में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं। मतलब एक चीज़ उनमें कॉमन है कि वो बैक्टीरिया होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तो यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा भी हो सकता है, यहाँ पे एक हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा भी हो सकता है। मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे यहाँ पर बाउंड्रीज अगर हम बात करें तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। बस ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है तो किस कैरेक्टर के बेसिस पर कि वो होने चाहिए यूकैरियोटिक और सिंगल सेल्ड। और दूसरी बात कि किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड ना होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें कहते थे। जैसे कि यहाँ पे यूग्लिना की बात करें, एक फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है। मतलब जब उसको सनलाइट मिलेगी तब तो वो एज अ ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर शो करेगा, बट जब उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तब वो हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर शो करेगा। तो कुछ साइंटिस्ट को कुछ अलग लगता था, कुछ साइंटिस्ट की माने तो कुछ अलग। तो ऐसे करके यहाँ पे बाउंड्रीज जो थी वो अलग अलग शिफ्ट थी, मतलब वेल डिफाइंड नहीं थी। वैसे तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइलम्स क्लासेस वगैरह वगैरह आती हैं। लेकिन अगर इस बुक की बात करें, आपके कोर्स की बात करें, तो आपके कोर्स में यहाँ पर है क्रिस्टोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एक्सेट्रा, एंड ऑब्वियसली प्रोटोजोन 2। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम ये 5 चीज़ें पढ़ने वाली हैं। कौन कौन से? क्रिस्टोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें, बेसिक डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करें, जो कि हर ऑर्गेनिज्म में इसके देखने को मिलेगी, वो है कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो बेसिकली एक्वेटिक होते हैं। ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, पानी में देखने को मिलेंगे। मराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली होते एक्वेटिक हैं। और दूसरी बात कि ये किंगडम जो है ये प्लांट और एनिमल और फंजाई के बीच में एज अ लिंक है। कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऐसे दिखते हैं कि प्लांट की तरह, कुछ ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि वो एज अ एनिमल है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना ही लेते हैं हम कि यूग्लिना प्लांट की तरह बिहेव करेगा जब सनलाइट मिलेगी, ऑटोट्रॉफिक होगा। लेकिन जब उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, जब वहाँ सनलाइट नहीं होगी, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और एज अ हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये यहाँ पर एज अ एनिमल भी काम कर रहा है हेट्रोट्रॉफिक नेचर में, एज अ प्लांट काम कर रहा है ऑटोट्रॉफिक नेचर में। अच्छा, फंजाई से लिंक कैसे है? यहाँ पे एक चीज़ आएगी स्लाइम मोल्ड करके, जो मैंने बताया कि हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें स्लाइम मोल्ड है। ये फंगस की तरह बिहेवियर करता है, सेप्रोफिटिक बिहेवियर होता है इसका, और सेप्रोफिटिक बिहेवियर फंगस का भी होता है। तो यहाँ पे उनका लिंक क्या है? प्रोटोजोन किंगडम के अंदर आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे जो कि एज अ एनिमल भी काम कर सकते हैं, एज अ एनिमल लगेंगे, एज अ प्लांट भी लग सकते हैं, और एज अ फंगस भी लग सकते हैं। भले ये सिंगल सेल्ड हों, लेकिन है तो यूकैरियोट्स, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर उनकी डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और बाकी सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ नहीं मिलेगी? जल्दी से रिकॉल कर लो, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? वो सेल वॉल नहीं होनी चाहिए या सेल मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली सेल वॉल देखने को यहाँ नहीं मिलेगी,
क्योंकि यूकारियोटिक सेल में एनिमल सेल की अगर हम बात करें वहाँ पे सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, सारे के सारे प्रोकारियोटिक सेल में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। लेकिन यूकारियोटिक सेल की बात करते हैं, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो चाहे वो मल्टी सेल्ड हो, अगर वहाँ पर प्लांट सेल है तो वहाँ पर सेल वॉल होगी, अगर वो एनिमल सेल है तो वहाँ पर सेल वॉल नहीं होगी। लोकोमोशन की बात करें तो हो सकता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होने वाले हैं, एक ही सेल पर सारा का सारा का लाइफ डिपेंड है, तो हो सकता है किसी के पास सीलिया हो या फ्लैजिला हो, किसी के पास नहीं हो। ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों मेथड से, और सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, इन सब के सब मेथड से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ये तो हमने देख लिया है इसका ओवरव्यू, लेकिन हमें चाहिए इसकी डिटेल स्टडी। तो चलिए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं हर एक टॉपिक वाइज। सबसे पहले क्रिस्टोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड देन प्रोटोजोअन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिस्टोफाइट। क्रिस्टोफाइट आपके इस ग्रुप के अंदर डाई एटम्स, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड्स भी कहा जाता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर प्लेस आउट करी गई हैं। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आगे जब आप इसकी इमेज देखोगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देख सकते हो। प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन मतलब, अब प्लैंकटन भी अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के, जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर प्लैंकटन का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि समुद्र या फिर वाटर करंट के जो लहर है उसके मुताबिक ही उनको चलना पड़े, वो अपने आप से फ्लोट नहीं कर सकें। मतलब कि मान लेते हैं कि ये लहर है पानी की, वाटर करंट है, और ये वाटर करंट इस तरफ को मूव कर रहा है, और यहाँ पर हमारा एक प्लैंकटन है, तो इस प्लैंकटन को भी इसी साइड मूव करना पड़ेगा, इस पानी के वेव के साथ में, वाटर करंट के साथ में। ये अपनी मर्जी से इस साइड मूव नहीं कर सकता। जू प्लैंकटन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी मर्जी से वाटर करंट के अपोजिट मूव नहीं कर सकते, जिधर वाटर करंट उधर ही इनको जाना पड़ेगा। सो दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है, एनर्जी यूज़ करते तो एक्टिव, और एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पैसिव। पैसिवली ये वाटर करंट के साथ मूव कर लेते हैं, जिधर वाटर करंट जा रहा है उधर ये मूव कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी, अगर हम बात करें वैरायटी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब के सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ को छोड़ करके वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा इनकी वैरायटी की बात करें तो ये सब के सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स की बात करें, अब आगे का सब कुछ डायटम्स के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे गोल्डन एल्गी वगैरह के बारे में हमको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन डायटम्स एक मेन चीज़ है। क्लास 11 एनसीईआरटी क्रिस्टोफाइट टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा प्रोटोजोन के अंदर जो क्रिस्टोफाइट टॉपिक है, यहाँ पर हम ओनली और ओनली अब यहाँ पर डायटम्स के बारे में ही जानेंगे। सो डायटम्स की सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये दो ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बना होता है। कैसे कि एक सेल, सॉरी, एक शेल इस तरीके का हो गया और दूसरा इस तरीके का हो गया, लाइक सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स होते हैं ना, कुछ कुछ इस तरीके से, मतलब एक ऊपर का लेयर एक नीचे का लेयर, इस तरीके से मिलकर इसका सेल वॉल बना हुआ होता है। और सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने का, सिलिका, एज मेंशन्ड इन बुक। तो सिलिका के सेल वॉल के होने की वजह से ये मरने के बाद भी इनका जो सिलिका होता है ये डिपॉजिट हो जाता है नीचे सेडिमेंट में किसी भी वाटर बॉडी के अंदर। और इसी डिपॉजिट को अगर हम देखें, अगर हम जा कर के इस डिपॉजिट को निकालते हैं तो ये डिपॉजिट हमारे बहुत ज़्यादा काम का आता है। किस काम में आता है, इससे हम पॉलिशिंग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑयल्स और सिरप का, और भी बहुत सारे कामों में काम आता है ये। और इसी चीज़ को, क्योंकि ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, इसी वजह से कि उनका सेल वॉल का डिपॉजिट जो हमको देखने को मिलता है नीचे, तो हम बोलते हैं उस चीज़ को डायटोमियस अर्थ। The left behind large amount of a cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as a diatomeous earth. मतलब
पूरा का पूरा वहाँ का अर्थ जो होगा डायटोमियस अर्थ, मतलब वहाँ पे सिलिका मिलेगा और सिलिका को हम यूज़ करेंगे हमारे अलग अलग कामों के लिए, लाइक पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। एक बार पूरा का पूरा क्रिस्टोफाइट रिकॉल कर लेते हैं। क्रिस्टोफाइट कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मिड्स। कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर में, मराइन एनवायरनमेंट में, दोनों बेसिकली एक्वेटिक होंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी में वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं जहाँ जाना चाहें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काफ़ी सारे जो डाइटम्स होते हैं, इस सब के सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइटम्स में सेल वॉल जो होता है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स से मिलके बना होता है, लाइक अ सोप बॉक्स। और जो इसकी वॉल होती है ये सिलिका से मिलकर बनी होती है, और इसी वजह से इनकी वॉल जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब टूट नहीं सकती है। इसी वजह से, इतनी मजबूत सिलिका की वॉल होने की वजह से, यहाँ पर डायटम्स के रिमेनिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सेल वॉल के डिपॉजिट्स उसके उसके हैबिटेट में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी किसी भी मराइन या किसी भी एक्वाटिक वाटर बॉडी की बात करें तो वहाँ पे नीचे सेडिमेंट रूप में देखने को मिलेगा, और इसी को बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, जो कि काम आएगा हमारा पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सिरप की। डायटम्स एक चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशन के अंदर। ये तो हो गया थ्योरेटिकल चैप्टर, थ्योरेटिकल बात जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखते हैं हम डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी के बारे में, तो नहीं, यहाँ पर हम डायटम्स को ही बेसिकली देखेंगे। डायटम्स की इमेज तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये पूरा का पूरा डायटम नहीं है। ये माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो हमको सर्कुलर व्यू देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे पार्ट, ये इनकी बात करें, ये हैं डायटम्स। ये सब चीज़ें, ये हैं डायटम्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डाइनोफ्लैजिलेट। ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मराइन होंगे, जैसे कि प्रोटोजोआ की बात करी हमने, प्रोटिस्टा की बात करी, बेसिकली सारे के सारे एक्वेटिक होने वाले हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मतलब इनको एक्वेटिक का मतलब यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे पानी तो होना ही चाहिए। हाँ, कुछ बॉडी के अंदर ही मिलेंगे लेकिन होंगे एज अ फ्लूइड के अंदर ही वो, तो बिना वाटर के ये लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर हम मेनली डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, तो ये ऑर्गेनिज्म मराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होते हैं। बहुत ही कम इनमें से आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। लाइक येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, किसी भी कलर का हो सकता है, डिपेंडिंग किस पे, कि उनके बॉडी में कौन सा पिगमेंट है उनके सेल के अंदर। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल में, जैसे कि डायटम्स के अंदर सिलिका की सेल वॉल देखने को मिल रही थी, यहाँ पे सेलुलोज की सेल वॉल है, जो कि आउटर की आउटर, जैसे कि एक ही सेल वॉल है ये, तो इस सेल वॉल में अंदर की तरफ इस जगह यहाँ पर सेल्यूलोज भरा हुआ मिलेगा। पीछे बात करी थी हमने डायटम्स के बारे में। डायटम्स में क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलना नहीं है कभी भी, सिलिका। इन प्रोटोजोन की बात करें अगर हम, सॉरी, इन प्रोटिस्टन की बात करें अगर हम, तो ये मूव कर सकते हैं, और मूव करेंगे तो इनके पास देखने को मिलेगा फ्लैजिला या सीलिया। मूविंग स्ट्रक्चर तो यही होते हैं, लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट के पास हमको देखने को मिलते हैं दो फ्लैजिला। यहाँ पर दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनली और अदर होगा ट्रांसवर्सली। कैसे? इस तरीके से कि मान लेते हैं अगर हमारा ये कोई डाइनोफ्लैजिलेट है, तो ये है उसका लॉन्गिट्यूडनल हिस्सा और ये है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनली एक फ्लैजिला देखने को मिलेगा और एक ट्रांसवर्सली देखने को मिलेगा, जिसमें से कि लॉन्गिट्यूडनली ऑब्वियसली बड़ा होने वाला है, ट्रांसवर्स हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो। तो होता क्या है बेसिकली कि ये तो इसको देगा पुल और पुश, आगे से पीछे की तरफ को आगे बढ़ने के लिए, और ये देगा डायरेक्शन कि इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है। ये इस तरीके से काम करते हैं दोनों फ्लैजिला। और अटैच कहाँ होते हैं ये बेसिकली अटैच होते हैं एक सेल वॉल के बीच में, एक फरो, एक गैप होता है,
वहाँ पर ये सारे के सारे फ्लैजिला अरेंज होते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात करे जाने वाला जो डायनोफ्लैजिलेट है वो है गोनेयोलेक्स। मतलब गोनेयोलेक्स जो होता है ये इतनी तेज़ी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर कि वहाँ पर उसके अंदर बेसिकली गोनेयोलेक्स जो होता है यहाँ पर रेड पिगमेंट देखने को मिलता है इसके अंदर, और इसकी वजह से यहाँ पर वो सी जो है या फिर प्रॉपर कोई भी वाटर बॉडी है वो रेड कलर की दिखाई देती है, और इसको बोलते हैं रेड टाइड। बेसिकली गोनेयोलेक्स जो है एक टॉक्सिन रिलीज करता है बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में, और इतना ज़्यादा टॉक्सिन होने की वजह से वहाँ के वाटर बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी मराइन्स एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये एल्गी नहीं है। अगर एल्गी किसी वाटर बॉडी के अंदर होता है, एल्गी का भी ऐसे ही वो मल्टीप्लाई करके किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर वो अपने आप को स्प्रेड कर देता है, लेकिन वहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो रही है, किसी वाटर एनिमल की, मराइन एनिमल की डेथ हो रही है, फिश की डेथ हो रही है, तो बेसिकली वो होती है पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन की कमी से। मतलब ऊपर पूरे में एल्गी आ गई है, सनलाइट अंदर नहीं आ पा रही है, तो सनलाइट अंदर ना आने की वजह से जो नीचे कैल्प्स हैं, कैल्प्स बेसिकली होते हैं फोटोसिंथेटिक जो एल्गी होती है, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है, बड़ी बड़ी एल्गीज होती है, उन्हें कैल्प्स कहते हैं। तो ऐसी एल्गी, ऐसे सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स जो कि पानी के अंदर होते हुए भी फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की हेल्प से, वो सारे के सारे धीरे धीरे मरने लगेंगे कि एल्गी ऊपर आ चुकी है, और ऊपर एल्गी आने की वजह से नीचे सनलाइट नहीं आ पा रही है। पहला कारण। दूसरा कारण कि पानी की सतह का बाहर की एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कनेक्शन टूट चुका है। अब बीच में एल्गी आ गई है, और एल्गे आने की वजह से यहाँ पे पानी के अंदर जो भी घुली हुई ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी तो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली नीचे उनको प्रॉब्लम होगी रेस्पायर करने में, और मे बी इट कैन कॉज डेथ टू। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट एक टाइप का प्रोटिस्टा है ये, और इससे होता है रेड टाइड। गोनोलेक्स नाम का एक डाइनोफ्लैजिलेट है जिससे होगा रेड टाइड, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनेंगे बेसिकली उसके बॉडी से निकलने वाले टॉक्सिन, जहर से। टॉक्सिन मीन्स जहर। और डाइटम्स की तरह यहाँ पर भी बेसिकली डाइटम्स देखने के अलग अलग शेप्स के थे, सेम इसी तरह डाइनोफ्लैजिलेट भी यहाँ पर अलग अलग शेप के दिखने वाले हैं। कोई इनका मतलब कोई इस तरीके से ये नहीं बोल सकते ये फुट है, ये वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं हो सकती है। So these all are different types of dinoflagellate found in the marine habitat or aquatic habitat. So next thing we are going to discuss it about is Euglena or Euglenoids. इसमें से सबसे ज़्यादा देखो, अब तक हमने बात करी थी डाइटम्स की। डाइटम्स में सबसे ज़्यादा कैसे थे? एक्वाटिक तो थे ही, सारे के सारे एक्वाटिक हैं। मराइन थे कि फ्रेश वाटर थे? फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन। बात करी थी डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन। और अब बात करें अगर यूग्लिनॉइड्स की, तो दीज आर मेनली फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि ताज़ा पानी, वाह पीने लायक पानी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे यही समझते हैं कि फ्रेश वाटर, जैसे यूज़ करते हैं टर्म कि पानी फ्रेश है क्या, यानी पीने लायक है। ऐसा कुछ नहीं। फ्रेश वाटर मतलब होता है जो कि सैलाइन ना हो, जो कि नमक वाला पानी ना हो, खारा पानी ना हो। खारा पानी समुद्र का पानी जिसको बोलेंगे हम मैराइन वाटर, और ऐसा पानी जो कि किसी नदी के अंदर हो, किसी तालाब के अंदर हो। तालाब का पानी पीने लायक नहीं होता है, नदी का पानी भले फिर भी हम पी सकते हैं। तालाब के पानी को बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, थमा हुआ पानी जो कि चल नहीं रहा हो। किसी भी रिवर के अंदर, नहर के अंदर, कैनाल के अंदर जो पानी है वो रनिंग वाटर है, लेकिन आता है वो भी फ्रेश वाटर के अंदर है। और पॉन्ड का पानी भी फ्रेश वाटर के अंदर आता है, लेक का पानी फ्रेश वाटर के अंदर आता है। लेकिन बात करते हैं अगर हम सी वाटर, तो दिट कम इन अंडर द मराइन वाटर। सो यूग्लिनॉइड्स देखने को मिलते हैं हमको फ्रेश वाटर के अंदर, और स्पेशली इन द स्टेगनेंट वाटर, थमे हुए पानी के अंदर जहाँ पर एल्गी वेल्गी ये सब चीज़ें जम जाती हैं, वहाँ पे यूग्लिना देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एज अ ऑटोट्रॉफिक भी बिहेव करता है और एज अ हेटरोट्रॉफिक भी बिहेव करता है। सो इंस्टेंट ऑफ अ सेल वॉल यहाँ पर एक प्रोटीन रिच कवरिंग होती है जिसको कहते हैं पेलिकल। अब ये पेलिकल यहाँ पर
पेलिकल ज़रूरी नहीं है कि ओनली इन यूग्लिना प्रेजेंट हो, बट एक बात की तो तय है कि ये उन ऑर्गेनिजम्स को देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होंगे। तो वहाँ पर पेलिकल अलग अलग तरीके का रोल प्ले करेगी। लेकिन यूग्लिना के बारे में प्रॉपरली बात करते हैं तो यूग्लिना के पास प्रोटीन की एक रिच लेयरिंग होती है इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं पेलिकल, जिसका काम होता है कि ये यूग्लिना की बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है। यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होंगे, मान लेते हैं कि ये यूग्लिना है। यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होंगे, एक फ्लैजिला होगा लंबा और एक फ्लैजिला होता है छोटा। बात वही है, लंबा फ्लैजिला पुश मूवमेंट देगा, चलने में हेल्प करेगा, और छोटा वाला फ्लैजिला जो है वो डायरेक्शन देगा। और कभी कभी ये छोटा फ्लैजिला इतना ज़्यादा छोटा होता है कि दिखाई तक नहीं देता। So through their photosynthetic in the presence of a sunlight, when deprived of a sunlight they behave like a heterotroph। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात पे हम कि जब यूग्लिना को सनलाइट मिलेगी तब वो एज अ ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर शो करेगा। जैसे ही उसको सनलाइट मिलना बंद, वो हेटरोट्रॉफिक बन जाएगा, दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये प्रेडिडेट करेगा, यानी उनको खाना स्टार्ट करेगा। देखो, प्लांट से मिलता हुआ सिस्टम, प्लांट से मिलता हुआ इसका कनेक्शन क्या है कि ये ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक एनिमल का कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर और है जो कि प्लांट से मिलेगा, वो है कि यूग्लिनॉइड के अंदर जो पिगमेंट मिलेंगे ना, वो पिगमेंट बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होंगे जो कि हायर प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। यूग्लिनॉइड्स की कई सारी वैरायटी है, जिसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। बुक में तीन कैरेक्टर गिवन है। पहला कैरेक्टर जो कि प्लांट से मिलता है, लाइक ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। दूसरा कैरेक्टर जो कि एनिमल से मिलता है, क्या, हेटरोट्रॉफिक। एक कैरेक्टर और है, ये लोकोमोशन कर सकते हैं, ये भी कैरेक्टर एनिमल से मिल रहा है कि एनिमल्स लोकोमोशन कर सकते हैं यहाँ पर। और फोर्थ कैरेक्टर की बात करें अगर हम, तीन कैरेक्टर अगर मान लें इसको हम, तो फोर्थ कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर है जो कि प्लांट से मिल रहा है, वो है प्लांट के अंदर मिलने वाले पिगमेंट। पिगमेंट ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्लोरोफिल की ही बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल यहाँ पर मिलेगा, वो ही क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, लेकिन प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोरोफिल मिलते हैं और वही क्लोरोफिल इसके अंदर देखने को मिलता है। ये है कैरेक्टर उसका मिलता जुलता प्लांट से। एनसीईआरटी में देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसको देख करके इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना रियल यूग्लिना को देख कर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम एक रियल यूग्लिना को। ये डायग्राम भी लाइन डायग्राम है, ये भी ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, लेकिन यूग्लिना को अंडर माइक्रोस्कोप देखने पे यूग्लिना कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। अच्छा देख के बताओ, फ्लैजिला कहाँ है इसमें? नहीं दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया था कभी कभार होता है फ्लैजिला दिखाई भी ना दे, बट होता है, प्रेजेंट होता है वहाँ पर वो। और यहाँ पर ये येलो डॉट दिखाई दे रहा है, ये येलो डॉट क्या है? ये येलो डॉट है इसका आई स्पॉट। आँख नहीं है, देखने को नहीं मिलेगा, इससे कुछ देखे, इसमें रेटिना, रॉड सेल, कॉन सेल कुछ प्रेजेंट नहीं है, बट आई स्पॉट क्यों कहा गया? आई का मेन काम देखना, चीज़ों को देखना। देखने का मतलब किससे संबंधित है ये? लाइट से, मतलब लाइट को यहाँ पर सेंस करना। तो बस यही काम ये करता है कि यहाँ पर ये भी लाइट को बस केवल सेंस कर सकता है, पता लगा सकता है कि लाइट कहाँ से आ रही, किधर को आ रही, किधर को जा रही है, कहाँ पर डार्कनेस है, कहाँ पर डार्कनेस नहीं है, बस ये चीज़ को सेंस कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को देख लेगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है दिखने में, ऐसा कुछ नहीं, बस ये केवल लाइट को सेंस करेगा। यहाँ पर हमने कवर कर लिया यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइम मोल्ड, जो कि दिखने में बिल्कुल बिल्कुल फंगस जैसा होता है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये कुछ किसी भी सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है बेसिकली, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर से अपना न्यूट्रिशन लेना, और हो सकता है कि उस पर ही ग्रो करना। तो बेसिकली कोई भी सड़ी गली चीज़, कोई भी डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर से ये बेसिकली यहाँ पे लीव्स और ट्विंग्स पर ही मिलेगा। ये डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये नहीं कि किसी जानवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, किसी एनिमल के ऊपर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये प्लांट्स 99.9% यहाँ पर ये प्लांट्स के ऊपर ही देखने को मिलेगा जो कि डेड और डिकेइंग होंगे। वहाँ पर ये करते क्या हैं
कि जहाँ पर कोई भी मैटर, कोई भी लीफ, कोई भी प्लांट, ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड और डिके हो रहा है, ये वहीं पर ग्रो करेंगे और उन्हीं के साथ साथ में मूव करेंगे। मूव भी करते हैं, फंगस मूव नहीं करती है, लेकिन स्लाइम मोल्ड मूव कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा माइन्यूट उनका मूवमेंट होता है, बहुत कम, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, स्नेल से भी धीरे चलते हैं। आप इसको नॉर्मल तभी देखोगे जब समझ में आएगा, आप इसका वीडियो टाइम लैप्स में देखोगे। टाइम लैप्स में ऐसा बीटिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा इसका, लेकिन नॉर्मल अगर आप देखोगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको देखने के लिए कि हाँ ये मूव कर रहा है, बट टाइम लैप्स में साफ देखने को मिलेगा। सो बेसिकली होते क्या है ये स्लाइम मोल्ड? स्लाइम मोल्ड एक टाइप का एग्रीगेशन होगा, मतलब अमीबा होता है ना, कुछ कुछ देखने को ऐसे मिलेगा। यहाँ पर बेटर समझ में आएगा देखने के लिए कि इस तरीके का कुछ एग्रीगेशन होता है। और ये चीज़ें जो दिख रही है ना, ये नर्व्स टाइप जो है, ये मूवमेंट है इनका, ये ऐसे मूव करते हैं, धीरे 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 इधर को आ जाएंगे, इधर को मूव करेंगे, और ये पूरा का पूरा हिस्सा फिर इधर आ जाएगा। इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। तो बेसिकली होते क्या है, ये मल्टी सेल्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होगा। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात है, कि मतलब अभी तो बताया कि प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं आते हैं, यहाँ पर यूकारियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन स्लाइम मोल्ड जो होता है ना, इसका एग्रीगेशन मल्टी सेलुलर होता है। स्लाइम मोल्ड होगा पूरा बेसिकली यूनिसेलुलर ही, कई सारी यूनिसेलुलर 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 एक एग्रीगेशन में देखने को मिलेगा। और इस एग्रीगेशन को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है मलेरिया वाला, पहले ही बता दूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत इसमें कि प्लाज्मोडियम कहाँ से आ गया, यहाँ पे बीच में मलेरिया की लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक टर्म्स के अलग अलग मीनिंग्स होंगे। कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है प्लाज्मोडियम, ये एग्रीगेशन जो है ये पूरा का पूरा स्लाइम मोल्ड नहीं है। स्लाइम मोल्ड ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन स्लाइम मोल्ड एक एग्रीगेशन में बना रहा है सारे के सारे स्लाइम मोल्ड मिल करके। अच्छा, स्लाइम कैसा होता है? जो स्लाइम बाज़ार में मिलता है स्लाइम, वो कैसा होता है? कुछ इस तरीके का ही होता है ना, कि मतलब उसको उठा करके आपने नीचे डाल दिया, आपने उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए और उसको एक साथ रख दिया, तो वापस में पूरा का पूरा एक एज एक स्लाइम बन जाता है। पूरा का पूरा वो चिपक करके, पूरा का पूरा जॉइन हो करके एक स्लाइम, एक फ्लूइड मटेरियल जैसा बन जाता है। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर है। इसके अंदर मल्टी सेल अलग 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 स्लाइम मोल्ड्स होंगे, लेकिन एक एग्रीगेशन बनाएंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये बात याद रखनी है। अंडर फेवरेबल कंडीशन ये एग्रीगेशन बनेगा, अंडर सुटेबल कंडीशन ये एग्रीगेशन बनेगा, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम, जो कि बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते आगे 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 कुछ फीट तक बढ़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई बात इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में। अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या होगा? इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर यहाँ पर मान लीजिए कि ये है स्लाइम मोल्ड, यहाँ पर इसका एग्रीगेशन है पूरा, ये स्लाइम मोल्ड के इसमें अलग 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 हिस्से, और इस स्लाइम मोल्ड में से एक हिस्सा, मतलब अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, तो अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद में ये सारे के सारे हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। अभी तक एग्रीगेट थे, अब अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद में हर एक हिस्से में से एक फ्रूटिंग बॉडी निकलेगी। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट नहीं है यहाँ पे, फल नहीं निकलेगा। फ्रूटिंग बॉडी मतलब, फ्रूट्स का मतलब बेसिकली होता है जो फ्रूट्स आप खाते हो वो फ्रूट रिप्रोडक्शन के लिए बना गया है, उसके अंदर एक बीज होता है, सीड होता है। तो ऐसे ही कुछ बीज तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, सीड्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर होते हैं स्पोर्स। तो उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिलेंगे, और वो स्पोर बेसिकली क्या करेंगे, अब कहीं पर भी गिरेंगे तो जर्मिनेट कर देंगे एक नया स्लाइम मोल्ड। वो स्लाइम मोल्ड फिर से अलग अलग स्लाइम मोल्ड्स मिलकर के पूरा का पूरा एक एग्रीगेशन बनाएगा। फिर आएगी अनफेवरेबल कंडीशन, सारे स्लाइम मोल्ड अलग 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 हो जाएंगे, अलग अलग होने की वजह से फिर फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, फिर स्पोर, स्पोर के बाद अगेन ये लाइफ साइकिल ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा इनका। ठीक है, तो हो सकता है कि एक बार में, दो बार में पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आए स्लाइम मोल्ड के बारे में, बट इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है ये। स्पोर बिल्डिंग टिप्स होंगी इसके बारे में, चलिए एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड सबसे पहले इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा? सेप्रोफाइटिक, बॉडी मूव करेगी डिकेइंग ट्विंग्स के साथ में, लीव्स के साथ में,
जब सुटेबल कंडीशन होगी तो सारा का सारा ये पूरा का पूरा मास जो है एक साथ में इकट्ठा होकर के एक एग्रीगेशन बनाएगा जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम, जो कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर होगा। और जैसे ही आगे चल के अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिसोशिएट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और अलग अलग हो करके फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक टिप होगी जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स जो हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती है। इसका मतलब है ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स, वॉल्स मतलब रोकना, वॉल का काम है रोकना। तो किस चीज़ को रोकेंगे? सीड को ख़राब होने से। ये सीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैनी 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 ईयर्स तक ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास है ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब किसी भी टाइप के ह्यूमिड से ह्यूमिड रीजन में अनफेवरेबल कंडीशन जो कि सहन नहीं कर सकता नॉर्मल नॉर्मल सा स्लाइम मोल्ड, वहाँ पर भी ये पड़े रह सकते हैं और ईयर्स तक वहाँ पे रह सकते हैं एडवर्स कंडीशन के अंदर बिना ख़राब हुए। और जैसे एकदम से यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल हुई इनकी, सो ये फिर से अब स्पोर्स जो हैं स्लाइम मोल्ड का निर्माण कर देंगे, इनमें से स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। स्लाइम मोल्ड फिर से एग्रीगेशन बनाएगा प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन में, वो एसोसिएट प्लाज्मोडियम बनाएगा। उसके बाद में अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिसोशिएट होकर के फिर से फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और ये फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स निकलेंगे जो कि स्पोर्स एयर करंट के थ्रू, बाय एयर करंट के थ्रू यहाँ पे डिस्पर्स होंगे अलग अलग जगह पे। सो नीचे से पहला इमेज जो देखने को मिल रहा है ये स्लाइम मोल्ड का है, मूविंग स्लाइम मोल्ड का। ऊपर को इमेज है ये स्लाइम मोल्ड एक जगह पर है, एग्रीगेटेड है, जिसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और ऊपर का सबसे ऊपर का जो है ये है फ्रूटिंग बॉडीज़, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाई गई हैं। पूरा का पूरा ये स्लाइम मोल्ड था, डिसोशिएट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, अलग अलग होकर के सब ने एक एक फ्रूटिंग बॉडी बनाई और इसके अंदर होंगे क्या? ऑब्वियसली स्पोर्स। सो ये सब चीज़ें थी स्लाइम मोल्ड के बारे में। सो मूविंग टुवर्ड्स आर लास्ट टॉपिक जो कि है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो होते हैं ये होते हैं हेटरोट्रॉफिक, एज अ प्रेडेटर भी ये लाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, और एज अ पैरासाइट भी। प्रेडेटर दूसरों को खाने वाले, पैरासाइट दूसरों को खाएंगे तो नहीं पर होस्ट के अंदर रह करके ये उनका न्यूट्रिशन को स्टील करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन लेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। पैरासाइटिज्म में एक होस्ट को फ़ायदा होता है, दूसरे होस्ट को नुकसान होता है। और ये प्रोटोजोन जो अब तक हमने प्रोटिस्टा पढ़े, प्रोटोटिस्टा में यूनिना पढ़ लिया हमने, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, स्लाइम मोल्ड पढ़ लिया, तो ये सब के सब कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करते हैं एनिमल वाला। लेकिन अगर हम बात करें तो कौन सा प्रोटिस्टा है जो कि सबसे ज़्यादा एनिमल से क्लोज रिलेटेड है, तो वो है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के अंदर आपको बेसिकली 4 ग्रुप देखने को मिलेंगे। पहला ग्रुप होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन जिसके अंदर अमीबा आएगा। दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, एग्जाम्पल पैरामीशियम। तीसरा सीलिएटेड, सॉरी फ्लैजिलेटेड में होता है ट्रैपनोसोमा। तीसरा होता है सीलिएटेड प्रोटोजोन जिसको कहते हैं पैरामीशियम। और फोर्थ और लास्ट होता है स्पोरोजोन, एग्जाम्पल मलेरिया का पैरासाइट। तो बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोन की, अमीबा प्रोटोजोन जो होते हैं इसके अंदर अमीबा आएगा। ये फ्रेश वाटर में रह सकता है, सी वाटर में रह सकता है। फ्रेश वाटर में सी वाटर, तो यहाँ पे मराइन वाटर वर्ड यूज़ नहीं किया, मराइन वाटर, बट यहाँ पे बेसिकली ये फ्रेश वाटर में रह सकता है, मराइन वाटर में रह सकता है और मॉइस्ट सॉइल में रह सकता है। तो बात करें अगर हम अमीबॉइड प्रोटोजोन की तो बेसिकली एक्वेटिक होते हैं ये, जो कि फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर दोनों में रह सकते हैं, साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलेंगे। ये एक टाइप का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ हम, कि इस तरीका कुछ देखने को होता है अमीबा। और जब भी इसको फूड दिखाई देता है तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है अमीबा, और यहाँ पर इसका फूड है मान लेते हैं। तो इसने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। साथ ही साथ इसको हम ये भी बोलते हैं
फॉल्स फीट। अच्छा, अब अमीबा भी होते हैं, ये तो जैसे हमने बात करा अभी, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं, और एज आ पैरासाइट भी रह सकते हैं। ये चीज़ एनसीईआरटी में ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन नीचे मेंशन मेंशन है कि इसमें से कुछ अमीबा जो होते हैं, लाइक आंट अमीबा, फुल नेम आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एक डिजीज़ कॉज करते हैं जो कि एज अ पैरासाइट किसी होस्ट के अंदर रह सकता है। ये बेसिकली फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब कोई चीज़ आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब कोई चीज़ आ रही है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई चीज़ आने वाली चीज़ लिक्विड है तो बोलेंगे हम पिनोसाइटोसिस, और अगर आने वाली चीज़ सॉलिड है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, दोनों के दोनों एंडोसाइटोसिस के पार्ट हैं। तो फूड लेंगे बेसिकली ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू, और फूड को बाहर निकालेंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। डाइजेस्टेड फूड जो है, जो वेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको ये निकालेंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। और कौन सा ऑर्गन, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है भाई साहब, कोई ऑर्गन तो होने नहीं रहा इसके पास, तो एक ऑर्गेनल ही होगा बेसिकली। एक ऑर्गेनल है, सेल चैप्टर में पढ़ा था, जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल यहाँ पर, और वैक्यूल भी कौन सा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके अंदर अलग अलग टाइप के वैक्यूल देखने को मिलेंगे, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जिसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के जो फूड है उसको बाहर निकाल देता है बॉडी से, थ्रू एक्सोसाइटोसिस। So next category is flagellated protozoan. The members of these groups are either free living or parasitic. अच्छा, अमीबॉइड में भी ऐसा कुछ था कि मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक हो सकते हैं, पर पैरासाइटिक बहुत कम देखने को मिलेगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो हाफ ऑफ चांसेस है यहाँ पर कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला देखने को मिलेगा, और ये इनके जो पैरासाइटिक जो फॉर्म्स हैं वो डिजीज़ कॉज करेंगे किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसका नाम है बेसिकली एक डिजीज़ का नाम दिया गया है। वैसे और सारी डिजीज़ भी होती हैं, लेकिन मेन डिजीज़ जो एनसीईआरटी में लिखी है वही मेंशन करनी रखी है, उसको याद रखना है, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। और ये इसको कॉज करने वाला जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है वो है ट्राइपेनोसोमा। इमेजेस देख करके और अच्छे से याद आएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले अमीबा की इमेज देखें तो अमीबा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ पर जो दिखा रखा है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये है हमारा ट्राइपेनोसोमा। ये रियल इमेज है माइक्रोस्कोप के अंदर लिया गया, जो कि कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। और ये इसमें हिस्से पीछे दिख रहे हैं, ये हैं इसके फ्लैजिला जो कि करेंगे इसको मूव। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स बेसिकली एक्वेटिक होंगे, और ये सीलिया की वजह से मूव करेंगे। फ्लैजिला और सीलिया में क्या अंतर है कि अगर यहाँ पर ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फ्लैजिला है, फ्लैजिल एक या दो होगा, ठीक है, लेकिन सीलिया की अगर हम बात करते हैं तो सीलिया बॉडी पर बहुत सारी छोटी 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 और छोटी बॉडीज़ होंगी, चीज़ें होंगी, जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करेंगे। इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सारी की सारी एक साथ मूव करेंगी, और उसी की हेल्प से हमारा पैरामीशियम, एक एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोन का, वो भी मूव करेगा। सो ये प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलियाँ हैं, इसके पास एक कैविटी होगी जिसका नाम है गलेट। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि ये है हमारा पैरामीशियम, और ये है इसके ऊपर कई सारी सीलिया, दोबारा से नहीं बोलूँगा, छोटे 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 छोटे, बट ये सीलिया है इसके ऊपर। और यहाँ पर एक हिस्सा होगा, लाइक हमारा माउथ होता है, यहाँ से खाना एंटर करेंगे, तो इसके पास भी एक हिस्सा होगा जिसको हम करेंगे गोलेट, और यहाँ से खाना जो है वो एंटर करेगा इसकी बॉडी के अंदर। अब ये चीज़ एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है, मतलब मेंशन तो है पर दूसरी फॉर्म में मेंशन है। अगर यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि यहाँ पे खाना एंटर, यहाँ से खाना की एंट्री होती है, यहाँ से फूड की एंट्री होती है, बट ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे मेंशन करी गई है कि यहाँ पर। सो बात करते हैं यहाँ पर बॉडी कैविटी की, तो यहाँ पर है गलेट। गलेट में हम बोला क्या है यहाँ पर कि गलेट जो है ये
बॉडी की आउटसाइड सेल सरफेस पे ओपन कर रहा है, कि गलट जो है बॉडी की आउटसाइड सेल सरफेस पे ओपन कर रहा है, तो इसका मतलब यही तो है कि उसमें से हम जैसे हमारा हम बोलें कि हमारा माउथ जो है वो बॉडी की आउटसाइड की तरफ को खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ वहाँ से इनसाइड भी आ सकती है, और इनसाइड क्या आएगी, ऑब्वियसली खाना ही आएगा। ये ह्यूमंस की बात करें तो एयर भी आती है। सो सेम ह्यूमंस के माउथ की तरह यहाँ पर बॉडी के अंदर और बाहर जाने का एक लौता रास्ता है जो कि है गलट, और उसी का एग्जाम्पल है पैरामोशियम। ये है इसका पैरामीशियम का एक इमेज, और पैरामीशियम इमेज के अंदर ये चीज़ देखने को जो मिल रही है वो है गलट। ये रहा गलट, यहाँ से फूड एंटर कर रहा है, और फूड एंटर करने के बाद में इसके अंदर भी देखने को मिलेगा हमको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि फूड को बाद में डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी से बाहर निकाल देगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस। और अनदर इम्पॉर्टेंट लेबलिंग जो कि है सीलिया। पेलिकल देखने को मिल रहा है इसमें भी यूग्लिना की तरह। पेलिकल का काम एक प्रोटीन वाली लेयर होती है जो कि बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। और लास्ट लेबलिंग जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो कि है गलट, जिसको सेल माउथ और साइटोस्टोम भी कहा जाता है। आज का लास्ट सब टॉपिक है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन एक डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये बेसिकली इनका काम होता है इन्फेक्शन देना बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा नोटोरियस मतलब समथिंग वेरी 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 बैड जो कि है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो वाला अलग है बिल्कुल, प्लाज्मोडियम से पहले बता चुका हूँ मैं, जो स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम था उससे बिल्कुल अलग चीज़ है ये। तो यहाँ पर स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम नहीं है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं स्पोर स्टेज और या स्पोरोजोन स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस स्टेज होती है उस टाइम पे प्लाज्मोडियम की। उसी प्लाज्मोडियम जो है अपनी इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोन के अंदर ही उसकी वजह से ही, या बोलें कि जब प्लाज्मोडियम एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है थ्रू मलेरिया, मलेरियल वेक्टर मॉस्किटो, तो उस टाइम पे वो स्पोरोजोन स्टेज में मलेरिया मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है। तो वहाँ सर वो स्पोर्स के रूप में बॉडी से, मॉस्किटो की बॉडी से ह्यूमन होस्ट के अंदर आ जाता है। सो आज के इस चैप्टर में हमने कंप्लीट किया हमारा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में कंप्लीट किया हमने हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हमने सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। और आज का सारा मटेरियल आपको इंक्लूडिंग पीडीएफ, इंक्लूडिंग वीडियो और इंक्लूडिंग टेस्ट, अब तक का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 का टेस्ट भी ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, which is exclusively present on Learner's exclusive mobile app. So for more details, log in your account and check it out. और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बात करेंगे हम हमारे अगले किंगडम के बारे में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।